बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य। तो इसके हम कई सारे जो टॉपिक हैं कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, और इसी के अंदर एक टॉपिक था कि किस तरह से उरेयारूर से स्टार्ट होकर के तंजावुर तक चोल वंश का साम्राज्य फैला था, या उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब हमने ये तो देख लिया कि उनका एरिया कैसे फैला, विस्तार कैसे हुआ। अब आज जो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं वो है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला की यहाँ के जो चोल वंश के द्वारा बनवाए गए थे मंदिर वो कितने भव्य थे, और यहाँ की जो मूर्ति कला थी कांस्य मूर्ति कला वो कैसी थी, वो कितनी अच्छी थी। ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे और किसके द्वारा क्या बनवाया गया था ये सब कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखें, मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, आप पिछले चैप्टर भी देख सकते हैं, और उसके बाद आप ये देखोगे तो शायद आपको ये चैप्टर और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। ये देखो गंगईकोंड चोलपुरम क्या था एक्चुअल में, जो आपके ये आपको एक उपाधि दी गई थी तो उसी के नाम से उस एरिया को माना गया था गंगईकोंड चोलपुरम। तो यहाँ के बड़े मंदिर जो स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। मतलब ये इतने अच्छे, आपने देखा होगा कई सारे बच्चों ने कि साउथ के मंदिरों को कितने मतलब बहुत बारीकी से उन पर नक्काशी की जाती है, बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ मतलब मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो सोचो उनको बनाने में कितना टाइम लगता होगा। मतलब वो जो उस पर जो दीवार होती है वॉल उस पर भी मूर्तियाँ बनी हुई होती है, तो उनको गढ़ने में उनको बनाने में कितना टाइम लगता होगा, मतलब कितना बारीक वाला काम रहा होगा। तो यहाँ इनके जो मंदिर थे वो बहुत ही भव्य होते थे, या कहें हम बहुत ही सुंदर होते थे। जैसे ये मंदिर आप देख रहे हो, तो ये गंगईकोंडपुरम का ये मंदिर है, और जिसकी छत जिस प्रकार से क्रम से पतली होती थी, और उस पर गौर करें तो बाहरी दीवारों पे सजाने के लिए यहाँ पर पत्थर की प्रतिमाएं अलंकृत की गई थी। देखो इनकी छतें मतलब इस टाइप से होती थी, मतलब इस टाइप से पतली, मतलब इस टाइप से, और यहाँ इनकी जो ये दीवारें हैं इन पे क्या है, मूर्तियाँ बनाई गई थी, मूर्तियाँ उकेरी गई थी, जिससे इनकी जो सुंदरता है वो और निकल के आती है। ये देखो यहाँ ये सारी मूर्तियाँ हैं, इनकी पूरी वॉल पे आपको मूर्तियाँ नजर आएंगी। तो इस टाइप के वहाँ पर क्या है मंदिर बनवाए गए थे। तो ये एक गंगईकोंडम जो कोंड चोलपुरम है उसके मंदिर का एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ की मूर्ति कला की, भव्य मंदिर और इन सब की बात कर रहे हैं। तो इनमें हम दोनों चीज़ें ही कवर करेंगे कि यहाँ के जो मंदिर हैं और मूर्ति कला। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर। अब ये जो मंदिर है आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है वो कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, तो तंजावुर में है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि तंजावुर में प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कौन सा है, तो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। तो ये इस तरह से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो 7th क्लास में है उनके लिए भी 1 लाइनर का ये क्वेश्चन आंसर बन जाता है। तो गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है, कि अगर हमें इनकी स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें कि इस तरीके से बनाया गया है, इतना सुंदर है कि इसको हम एक चमत्कार ही मानते हैं। और अगर मंदिर की स्थापत्य कला के हिसाब से देखें तो भी ये क्या है, एक चमत्कार ही है कि इस तरह से इसको बनाया गया है। आज के टाइम में बनाना इनको आसान नहीं है। सोचो उस टाइम के जो कारीगर रहे होंगे वो कितना मतलब उन्होंने दिमाग लगाया होगा, कितना टाइम लगाया होगा, और जो राजा रहे होंगे कितना पैसा खर्च किया होगा इनको बनाने में, मेंटेन करने में। मतलब कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये मंदिर, कितने सुंदर, देखने में भी कितने अच्छे लगते हैं कि ऐसा मन करता है बस देखते ही रहो। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली जो बस्तियों के केंद्र बन गए थे।
ये जो चोल मंदिर थे वो ज़्यादातर क्या हुआ, इनके आसपास बस्तियां बसने लगी और इनके ये सेंटर बन गए, केंद्र बन गए, मतलब इनके चारों तरफ बस्तियां बस गई थी, लोग रहने लगे थे। अब उसका रीज़न क्या था कि लोग क्यों रहने लगे थे, ऐसी क्या चीज़ थी। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा मंदिर के आसपास बहुत लोग मतलब रहने लग जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, आप कहीं भी मंदिर इस्टेब्लिश कर दो या बना दो, उसकी स्थापना कर दो, उसके आसपास मतलब लोगों के घर बनना शुरू हो जाते हैं। रीज़न क्या है, देखो वहाँ पे आप देखोगे कि लोगों को मंदिर क्या है, वर्क देते हैं, काम देते हैं। जैसे किसी ने मतलब जो पूजा की सामग्री की शॉप खोल ली, किसी ने फूड कोर्ट, मतलब कुछ भी, मतलब जो नीड है, ज़रूरत के हिसाब से लोग वहाँ पर वो कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वहीं रहने लग जाते हैं, शुरू मतलब लोग इस्टेब्लिश वहीं पे हो जाते हैं, मतलब और वहाँ पे जो काम भी वहीं पे करते हैं, लोग रहना भी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो चोल मंदिर थे वो अक्सर अपने आसपास जो विकसित होने वाली बस्तियां जो थी, इसके चारों तरफ जो बनने वाली, उनके सेंटर बन गए, केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये जो शिल्प, अब शिल्प क्या, ये मंदिर जो थे, ये शिल्प जो था वो उत्पादन के केंद्र थे। क्यों उत्पादन के केंद्र थे, क्योंकि इनके आसपास लोग वर्क करने लगे थे, तो वो एक तरह से प्रोडक्शन ही तो कर रहे थे, चीज़ें बना रहे थे, दे रहे थे, बेच रहे थे, जो भी कर रहे थे, लोग उन्हें ले रहे थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। ये जो मंदिर थे वो शासक, जो राजा वगैरह थी, उनके और जो अन्य लोग थे, जो जिनके पास मतलब पैसा होता था, जो साहूकार मान लो या आप जमींदार मान लो, सामंत मान लो, उन लोगों के द्वारा जो भूमि दी गई थी उनसे ये क्या है, संपन्न हो गए। यहाँ इन मंदिरों को जो जमीनें दी जाती थी उनको मेंटेन करने का काम मंदिर के कंट्रोल में ही था, तो इन्होंने वहाँ पर जिस तरह से लोगों को रहने के लिए या जो भी है वर्क के लिए दे दिया, या फिर टैक्स कर चुकाने के लिए, उसी हिसाब से तो ये जो मंदिर थे अब वो क्या है, एक तरह से भूमि संपन्न हो गए, मतलब उनके हाथ में पावर आने लग गई थी। और इसी भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी। और ये जो भूमि की उपज, अब यहाँ की जो ज़मीनें थी उसमें जो भी उपज होती थी या जो भी फसल होती थी या जो प्रोडक्शन होता था, वो सारा उन सारे जो विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च हो जाती थी। जो भी मंदिर से बिलोंग करते थे या जो मंदिर में वर्क वगैरह करते थे, उन्हीं पर क्या है, खर्च हो जाती थी। जो मंदिर के आसपास रहते थे, जिसके लिए वो काम करते थे, अब ये सारा जो चीज़ें हैं वो किन पे खर्च हो जाती थी, जो मंदिर के आसपास रहते थे या मंदिरों के जैसे काम करते थे। जैसे आपके हो गए पुरोहित, हो गए मतलब जो पुरोहित का काम करते थे, पंडित या कहें पुजारी, आपकी मालाकार जो माला वगैरह बनाने वाले हो गए, बावर्ची वगैरह मतलब जो खाना बनाने हो गए, मेहतर मतलब जो सफाई करने वाले हो गए, संगीतकार मतलब जो गाने वाले हो गए, आज के जैसे नहीं फिल्मी सॉन्ग वगैरह, जो भी भजन कीर्तन वगैरह, नृतक हो गए, जैसे आज के टाइम में नहीं करते वैसा डांस नहीं, क्लासिकल डांस वगैरह। तो इन सब पे ही यहाँ जो भी प्रोडक्शन होता था या मंदिरों में जो भी पैसा आता था, तो वो इन लोगों के काम ही आता था, क्योंकि ये भी तो यही तो कर रहे थे वहाँ पर प्रोडक्शन, एक तरह से मतलब लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा था, सफाई भी हो रही थी, काम भी हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। या हम कहें दूसरे शब्दों में, जो मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं रहे थे, कि मंदिर सिर्फ यहाँ मतलब ये हम कहें कि सिर्फ लोग पूजा करने आते थे चले जाते थे, तो ये सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं थे, ये आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली लोग यहाँ पे दुकानें वगैरह खोल ली, लोग रहने लगे, तो इकोनॉमिकली कहें तो बे आर्थिक हो गए। सामाजिक मतलब सोसाइटी, मतलब लोग आपस में रहने लगे, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ी, तो सामाजिक भी हो गए। सांस्कृतिक मतलब हमारी कल्चर झलक रही है यहाँ पे, मतलब वो सिंगिंग डांसिंग सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी जो संस्कृति जीवन के भी केंद्र थे, मतलब हर चीज इन चीज़ों के केंद्र थे, चाहे वो इकोनॉमिकली देखें या सोशली देखें हम, या कल्चरली देखें, मतलब आर्थिक देखें या सामाजिक देखें या सांस्कृतिक के केंद्र बन गए थे ये। और मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पों से सबसे विशिष्ट जो था वो था कांस्य प्रतिमाएं, कि ये जो मंदिरों से सबसे ज़्यादा जो जुड़ी हुई चीज़ थी वो क्या थी, यहाँ का शिल्प था, या यहाँ के जो शिल्प थे वो सबसे जो इम्पोर्टेंट कहें या सबसे अच्छी चीज़ थी वो क्या थी, कांस्य प्रतिमाएं की। मतलब जो कांस्य की जो बनी हुई मूर्तियाँ थी वो बहुत सुंदर थी यहाँ की, मतलब वो बहुत फेमस थी। और जो था चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, कि अगर हम कांस्य मतलब कांस्य की मूर्तियाँ,
तो अगर हम इसको बनाया जाता था, आपका जो रांगा और आपका जो तांबा है उसको मिला करके ये बनता था आपका कांसा। तो ये जो कांसे की प्रतिमाएं थी वो आज भी आप देखोगे कि आपके जो बहुत जो एज आपके दादी दादा वगैरह हैं उनके पास देखोगे कांसे के बर्तन भी मिलेंगे, जो पूजा पाठ में बहुत ही शुभ माने जाते हैं, उनमें यूज होते हैं वो। तो चोल जो थे, यहाँ इनके द्वारा जो बनाई गई मूर्तियां थी, प्रतिमाएं थी, वो कांसे की, वो आप देख रहे हो संसार की सबसे उत्कृष्ट, मतलब बहुत अच्छी कहें वो थी आपकी प्रतिमाएं, जो उनमें काउंटिंग होती है या गिनी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट या उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। अब ये देख रहे हो, ये कांस्य की प्रतिमाएं तो है, ये देख रहे हो ये कितनी सुंदर लग रही है कि मतलब एक जीती जागती एक महिलाओं को खड़ा कर दिया, कितनी सुंदर, मतलब इसको कितनी बारीकी से देखो गढ़ा गया है, इसकी हर एक चीज को, हर एक बनावट को कितने अच्छे से बनाया गया है। तो ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी, मतलब जो प्रतिमाएं बनाई गई थी, मूर्तियां बनाई गई थी, वो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ कुछ जो है मूर्तियां भक्तों की भी बनाई गई थी। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कृषि और सिंचाई। तो ये वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।